गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी के लिए काव्य भाग में पतंग पाठ की ओर अग्रसर हो रहे हैं और मैंने प्रयास किया है कि यह पाठ आपके लिए रुचिकर तरीके से प्रस्तुत किया जाए। उम्मीद है आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और यह आपके भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम, क्लास 12, सब्जेक्ट है हिंदी और अब हम हैं चैप्टर पतंग, जो आपके पद्य भाग का चैप्टर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी कविता का नाम है पतंग और यहाँ पर उसके कवि आलोक धनवा, उनका चित्र भी दिया गया है। आलोक धनवा, जिनको जन्म बिहार में हुआ और इनकी पहली कविता थी जनता का आदमी और इनका केवल एकमात्र कविता संग्रह है दुनिया रोज बनती है। इन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर उनका अतिरिक्त परिचय है। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय रहे। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया, रंगमंच तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थान और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भी भागीदारी की है। अर्थात ये सक्रिय रूप से संस्कृति के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। अब हम पतंग के यहाँ पर संक्षिप्त परिचय पर ध्यान दे रहे हैं। कविता पतंग, यह देखें, यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को आपके कोर्स में शामिल किया गया है और पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बाल क्रियाकलापों और प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का भी उपयोग किया गया है। बिंब अर्थात उदाहरण के साथ। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। हर बच्चा चाहता है कि वह अच्छी से अच्छी पतंग ऊंचे से ऊंचे उड़ाए और आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बालमन छूना चाहता है। वे केवल पतंग नहीं उड़ाते, पतंग के द्वारा आसमान की ऊंचाई को भी छूना चाहते हैं। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में हमें ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। शरद ऋतु जो बारिश के मौसम के बाद आती है। सावन भादो ये बारिश के मौसम है, बारिश का ऋतु है ये, और इसके पश्चात आने वाली है शरद ऋतु, जब बारिश विदा ले चुकी होती है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं की मृदंग बजते हैं। मृदंग अर्थात एक ढोल के समान वाद्य यंत्र होता है। जहाँ छतों की खतरनाक किनारों से गिरने का डर है तो दूसरी ओर उस डर पर विजय प्राप्त करते बच्चे हैं जो गिरते हैं और फिर संभलते हैं और मानो वे पृथ्वी का हर कोना खुद छू लेते हैं। मानो पृथ्वी हर तरह से उन्हीं के पास घूमती हुई चली आती है। वे हर बार नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला रखते हैं और फिर अंधेरे के बाद शरद की प्रतीक्षा करते हैं। अर्थात उनका मन बारिश के बाद उस सुनहरे आसमान का इंतजार करता है। तो हम आगे देखते हैं इस पतंग में, इस कविता में क्या प्रस्तुत किया है। तो हम यहाँ पर पहली 4 पंक्तियों पर है, हम जिसमें चित्र भी देख रहे हैं। पहला चित्र है जिसमें हम बच्चों को बारिश में नहाते हुए देख रहे हैं। दूसरा चित्र है जहाँ पर सुनहरा आकाश है और तीसरा चित्र है जिसमें खरगोश की लाल आंखें दिखाई गई है। अब पुनः पंक्तियों पर आते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो महीना गया, सवेरा हुआ, खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा। अर्थात बारिश का मौसम जा चुका है, तेज बौछारें जा चुकी है। भादो अर्थात बरसात का एक प्रमुख महीना। हम जानते हैं सावन का महीना होता है प्रमुख, जिसमें बारिश बहुत होती है। राखी पर सावन महीने का अंत होता है और उसके पश्चात शुरू होता है भादो महीना और यह भी वर्षा का मुख्य महीना है। जब भादो चला जाता है तो आकाश में बादल नहीं रहते, एकदम साफ आसमान होता है। तो अगले दिन जब सवेरा हुआ है, जब शरद ऋतु का आगमन हो रहा है, तो वह सवेरा है लाल आंखों जैसा सवेरा। और यहाँ पर उपमा अलंकार है क्योंकि उस सवेरे की तुलना खरगोश की आंखों के समान की गई है।
यहाँ पर हम अगली पंक्तियों पर हैं, जिसे हमने चित्र के सहायता से भी समझाने का प्रयास किया है। ये सभी चित्र एक दृश्य बिंब का उदाहरण है। देखते हैं, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यहाँ पर शरद किसी मनुष्य का नाम नहीं है, यहाँ पर शरद एक ऋतु के रूप में लिया गया है। शरद ऋतु चला आ रहा है अनेक पुलों को पार करते हुए, अर्थात अनेक मौसमों को पार करते हुए, चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। जैसे बच्चों के पास साइकिल होती है, उसे वे तेज गति से चलाते हैं, उसी प्रकार शरद ऋतु भी तेज गति से चला आ रहा है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान देंगे, शरद ऋतु की तुलना की गई है मनुष्य के समान, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि शरद स्वयं साइकिल नहीं चला सकता, लेकिन कवि ने कल्पना की है कि वह मनुष्य के समान साइकिल पर सवार होकर चला आ रहा है। मानवीकरण अलंकार हम कक्षा 10वीं में भी पढ़ चुके हैं। जब निर्जीव या नॉन लिविंग थिंग इस तरह से उनकी तुलना सजीव प्राणियों से की जाती है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मनुष्य साइकिल चलाता है, लेकिन यहाँ पर साइकिल कौन चला रहा है? शरद ऋतु। तो इस प्रकार यहाँ मानवीकरण अलंकार है। तीसरी पंक्ति देखते हैं, वह आ रहा है घंटी बजाते हुए, जोर जोर से बजाते हुए। अब शरद ऋतु पुनः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, जो जोर जोर से घंटी बजा रहा है, अर्थात अपने साफ बादल रहित आसमान के द्वारा वह इशारा कर रहा है कि अब मौसम साफ है, बच्चे बाहर खेलने आ जाएं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और इस प्रकार सूर्य की किरणें वहाँ पर स्पष्ट नजर आ रही हैं, साफ आसमान है, और शरद ऋतु का यह चमकीला इशारा है, वह बच्चों को संकेत दे रहा है अब बादल नहीं है, वे बाहर बिना डरे आए और आकाश में पतंग उड़ाएं। और शरद ऋतु के लिए कहा है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, अर्थात आकाश इतना स्वच्छ है, साफ है कि अब पतंग आराम से ऊपर उठ जाएगी। कोई नमी नहीं है, कोई हवा नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ है, बादल रहित है। हम यह चित्र में देख सकते हैं, जैसे बच्चे साइकिल चला रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, इस चित्र में यहाँ पर आसमान साफ है। तो इस प्रकार यहाँ शरद ऋतु का आगमन हो चुका है, भादों की विदाई हो चुकी है, और बच्चे पतंग उड़ाने के लिए तैयार है। वह ऋतु मानव ने आग्रह कर रही है। पुनः हम व्याख्या देखते हैं इन्हीं 4 पंक्तियों की। बरसात के मौसम से जो तेज बौछारें पड़ती थी, वे समाप्त हो चुकी हैं। भादो माह की विदाई के साथ साथ ही अब शरद ऋतु का आगमन हुआ है। अब शरद ऋतु का प्रकाश चारों ओर फैल चुका है, और इस समय उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पुनः जो हम सुन चुके हैं, कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए, पुलों को पार करते हुए आ रहा है, और वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। तो यहाँ संपूर्ण पद्य में मानवीकरण अलंकार है। अब यहाँ पर इन्हीं काव्य पंक्तियों का हम विशेष देखते हैं, क्या खास बात ली है। कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। संपूर्ण पद्य में, उस संपूर्ण पंक्तियों में उदाहरण लिए गए हैं, जैसे साइकिल चलाना, इशारे करना, जोर जोर से घंटी बजाना, ये सारे उदाहरणात्मक शैली में उदाहरणों के द्वारा अपना आशय व्यक्त किया है। दूसरा विशेष बिंदु है, बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है, अर्थात बच्चे पतंग उड़ाने के लिए तैयार है, यह बताया है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, अर्थात यहाँ मानवीकरण अलंकार है। इसके अलावा उपमा अलंकार भी है, अनुप्रास भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियां हैं, अगली 5 पंक्तियां हैं। दुनिया की सबसे और रंगीन हल्की चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। हम जानते हैं कि पतंग कैसे बनती है, सबसे पतला कागज होता है, रंगीन होता है, और उसमें बांस की पतली कमानी लगाकर पतंग को आकार दिया जाता है। तो शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। अब पतंग जो बच्चों के हाथों में है धागे के साथ, अब मानो यहाँ पर सीटियों की आवाज़ आएगी,
और वे बच्चे किलकारी करेंगे अर्थात शोर मचाएंगे, ताली बजाएंगे और इस मौसम में तितलियां भी हमें भरपूर दिखाई देंगी। तो इस प्रकार दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज यहाँ पर उड़ने के लिए तैयार है। पुनः हम इसके सारांश पर देखते हैं, इसके व्याख्या पर देखते हैं। कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह और उमंग का वातावरण बन गया है। शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके अर्थात आसमान बिल्कुल बादल रहित है। ऐसा माहौल बना दिया है शरद के मौसम ने कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज अर्थात पतंग उड़ सके। दुनिया के सबसे पतले कागज और बांस की पतली कमानी के साथ बनी पतंग बच्चे उड़ा पाए और इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं और इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी हमें दिखाई देने लगती है और मानो बच्चे भी उन तितलियों की भांति कोमल है, नाजुक है, परंतु आनंदित हैं वे पतंग उड़ा करके। अगली पंक्तियां यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। चित्र के द्वारा हमने भी कुछ समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहला चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पर कपास है जो पौधों पर, पेड़ों पर उगती एक डोडों के रूप में होती है और बाद में इसे भूनकर साफ किया जाता है। दूसरे चित्र में देख रहे हैं किनारों पर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, छत के किनारों पर हैं, यहाँ पर छत पर खड़े होकर पतंग उड़ा रहे हैं। तो अब हम पंक्तियों पर आते हैं। बच्चों के लिए कहा गया है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास रुई साथ लाते हैं और ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी उनके पास घूमते हुए आती है, उनके बेचैन पैरों के पास। ऐसा है कि वे, कवि ने कल्पना की है यहाँ पर, बच्चे जब बेचैन होकर दौड़ रहे हैं, पतंग के आगे पीछे दौड़ रहे हैं, उड़ाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे दौड़ रहे हैं, मानो पृथ्वी खुद उन बच्चों के पैरों के आगे पीछे हो रही है। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है क्योंकि पृथ्वी के स्वयं के घूमने की बात की गई है। कवि ने कल्पना की है कि बच्चे एक जगह स्थिर है लेकिन मानो पृथ्वी उनके बेचैन पैरों के पास भ्रमण कर रही है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध मतलब अपना होशोहवास खोकर, मानो उन्होंने छत को भी नरम बना दिया है, उन्हें ध्यान ही नहीं है कि छत कहीं कठोर है या नहीं। वे ऐसे दौड़ रहे हैं मानो दिशाओं में मृदंग बज रहे हो अर्थात चारों ओर मधुर ध्वनि गूंज रही हो। और यहाँ पर हम पुनः इसका सारांश समझ लेते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चे जब दौड़ते हैं उन्हें किसी कंकर पत्थर का अनुभव नहीं होता, मानो पृथ्वी खुद उनके पैरों के नीचे से घूम रही है, वे खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनके पैरों में कपास जन्म से ही उनके साथ है और वे बिना डरे उन छतों के कोनों पर पतंग उड़ा रहे हैं। अगली पंक्तियां यहाँ पर इस प्रकार है। जब वे पेंग भरते हुए चलते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर आप इस चित्र में देखेंगे कि एक बच्चा यहाँ पर डाली पर झूल रहा है, डाली के सहारे, धागे के सहारे लटक रहा है, तो उसे कहते हैं पेंग भरना। उसी प्रकार बच्चे भी यहाँ पर जब झूलते हुए, उछलते हुए चले जाते हैं, मानो वे डाली की तरह लचीले हो चुके हैं, अपने आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से पहुँच जाते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, मानो उनके शरीर में कोई संगीत बज रहा है जो उन्हें रोमांचित कर रहा है और वह उन्हें गिरने नहीं देता। छतों के किनारे से भी मानो उनका शरीर संतुलित हो जाता है और वे पतंग के साथ साथ खुद को भी बचा लेते हैं। और यहाँ पर अगली पंक्ति में कहा कवि ने, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ, पतंगों की ऊंचाई है और उस ऊंचाई में एक धड़कन है। तो कवि ने पुनः यहाँ पर मानवीकरण किया है कि पतंग की ऊंचाई में धड़कन है अर्थात पतंग में की ऊंचाई के साथ साथ बच्चों का मन भी गतिशील है। बच्चे उस पतंग के साथ साथ अपने सपने देख रहे हैं, मानो बच्चों की सांसें उस पतंग में छिप गई है। तो यहाँ पर कवि ने उस पतंग की ऊंचाई को धड़कन के साथ बताया है। तो यहाँ पर पुनः मानवीकरण अलंकार है। उन्हें थाम लेती महज एक धागे के सहारे, तो यहाँ पर पतंग जितना ऊंचा जाती है और वह ऊंचाई मानो बच्चों के धड़कन हो, पतंग की धड़कन हो, इस तरह से वह ऊंचाई और ऊंचे पहुँचती जाती है। लेकिन उस ऊंचाई को किसने थाम रखा है? उस ऊंचाई को बच्चों के धागे ने थाम रखा है। तो इस प्रकार इस पंक्तियों का सारांश है कि वे उस डाल की तरह लचीले होकर आगे पीछे जाते हैं। छतों के किनारे पर भी उन्हें गिरने से उनके शरीर का रोमांच बचाए रहता है
और वे केवल एक धागे के सहारे उस पतंग की ऊंचाई को थाम लेते हैं। पुनः यहाँ पर इसका सारांश है, हम देख सकते हैं। कवि कहते हैं बच्चों का शरीर कोमल होता है, वे ऐसे लगते हैं मानो कपास की नरमी लेकर ही जन्म ले चुके हों। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित है और वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे दौड़ते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती, उनके पैरों से तो मानो छतें भी नरम हो चुकी है और उनके पैरों के ध्वनि से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर बज रहा है। चारों दिशाएं उस मृदंग से गुंजायमान है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले के पेंग की तरह आगे जाते हैं, पीछे आते हैं और उनके शरीर में एक डाली की तरह लचीलापन होता है। यहाँ पर पुनः हम देख रहे हैं तरह तरह की पतंगे हैं। कई बड़े शहरों में तरह तरह के पतंग महोत्सव भी होते हैं। हम पुनः पंक्तियों पर आते हैं। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र का अभिप्राय है हमारे शरीर की त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पसीना आदि बाहर आता है। तो यहाँ पर पतंगों के साथ साथ ऐसा लगता है कि वे भी अपनी त्वचा, अपने रंध्रों से मानो वे उनका शरीर का रोम रोम मानो पतंग के साथ आसमान में उड़ रहा है। केवल उनका मन नहीं, केवल वे नहीं, उनके शरीर का रोम रोम उन पतंगों के साथ आकाश में गतिशील है। वापस यहाँ पर सारांश है। कवि कहते हैं आकाश में पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों का मन भी आकाश में उड़ रहा है और उनके शरीर का रोया भी संगीत उत्पन्न कर रहा है और वे भी उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दो चित्र हैं जिसमें शुरू के दो चित्रों में दिखाया गया है मानो बच्चा नीचे गिर रहा है, लेकिन वाकई में बच्चा नीचे नहीं गिरता है, उसके शरीर का रोमांच उसे संभाल लेता है। तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं सुनहरे सूर्य के सामने भी वह पतंग उड़ा रहा है, उसे सूर्य की गर्मी भी प्रभावित नहीं करती। तो यहाँ पर पुनः हम इसका आशय समझते हैं। अगर वे गिरते हैं कभी छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और यदि कभी वे गिरते गिरते मानो गिर ही रहे हैं, लेकिन जब वे बच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब उनका डर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब वे निडर होकर उस सूर्य के सामने, सुनहरे सूर्य के सामने अपनी पतंग उड़ाते हैं और ऐसा लगता है कि पृथ्वी भी उनके पैरों के नीचे से तेज गति से घूम रही है। अर्थात पृथ्वी तो अपनी गति से ही घूमती है, लेकिन यहाँ पर कल्पना की है कवि ने, बच्चे इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं कि मानो पृथ्वी स्वयं उनके नीचे से, उनके पैरों के नीचे से जा रही है। पुनः यहाँ पर इसका व्याख्या है, सारांश है। पतंग उड़ाते समय वे छतों की खतरनाक किनारों पर भी पहुँच जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच उन्हें बचाता है। वे खेल रोमांच के सहारे उन खतरनाक जगहों पर पहुँचते हैं। उनका सारा ध्यान पतंग पर केंद्रित होता है, डोर पर केंद्रित होता है, उसकी ऊंचाई पर ही केंद्रित होता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाई उन्होंने केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। हमने अपनी कविता को पूरा कर लिया है और मैं समझती हूँ कि आपने इसे अच्छे से समझा होगा। शरद ऋतु वर्णन की अन्य कविताओं का संग्रह कीजिए, यह आप स्वयं करेंगे। आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है, जब आप ये स्वयं करेंगे तो हम जांच पाएंगे कि कविता कितनी समझ में आई है। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में क्या कैसे ख्याल आते हैं, समझाइए। अब यहाँ पर कुछ उत्तर के साथ शरतकालीन सुबह की उपमा किससे दी गई है और क्यों? तो इस सुबह की उपमा खरगोश की लाल आंखों से दी गई है, क्योंकि सुबह में आसमान में लालिमा छा जाती है और वह लालिमा ठीक उसी तरह होती है जैसे खरगोश की आंखों की लालिमा। हम ये ऊपर भी समझ चुके हैं। मानवीकरण अलंकार किस पंक्ति में प्रयुक्त हुआ है, उसका सौंदर्य भी व्यक्त करें। तो मानवीकरण अलंकार वाली पंक्तियां हैं, शरद आया पुलों को पार करते हुए बुलाते हुए, और उसका सौंदर्य शरद को नई साइकिल तेज गति से चलाते हुए पुलों को पार करते हुए दर्शाया गया है। इस प्रकार शरद ऋतु को मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तीसरा प्रश्न, गिरकर बचने पर बच्चों में क्या प्रतिक्रिया होती है? गिरकर बचने के बाद बच्चे और अधिक निडर हो जाते हैं, उनका डर खत्म हो जाता है। अब उन्हें तपते सूरज के सामने आने से डर नहीं लगता
अर्थात वे विपत्ति और कष्ट का सामना बिना डरे करने के लिए तत्पर होते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, समझाइए। तो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, इसका आशय है बच्चे खुद भी पतंगों के सहारे कल्पना के साथ आकाश में पतंग जैसी ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। जिस प्रकार पतंग ऊपर नीचे उड़ती है, उनकी कल्पनाएं भी उड़ान भरती है। काव्य सौंदर्यीकरण स्पष्ट कीजिए निम्नलिखित पंक्तियों का। तो यहाँ पर हम जान चुके हैं कक्षा 11वीं में काव्य सौंदर्य अर्थात जिसमें हम भाव सौंदर्य भी स्पष्ट करते हैं, अलंकार सौंदर्य भी स्पष्ट करते हैं। तो सबसे इसका पहला पॉइंट है भाव सौंदर्य। तो कवि ने इस काव्यांश में बच्चों की क्रियाकलापों का, उनकी सहन शक्ति का वर्णन किया है। वे पतंग के सहारे कल्पना में उड़ते हैं। यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग है, अर्थात कविता के शब्दों का शब्दशः आप अभिप्राय नहीं निकाल पाते, उसका हमें अपने आशय, अपने मन से भी भावार्थ निकालना है, वह लाक्षणिक अर्थ है। सुनहले सूरज के सामने आने का अर्थ है कि वे उत्साह से आगे बढ़ते हैं। काव्यांश में आए अलंकार का सौंदर्य स्पष्ट करें। तो काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। मैंने जगह जगह आपको समझाया है मानवीकरण अर्थात शरद ऋतु का मनुष्य के क्रियाकलापों से तुलना करना, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। पृथ्वी का तेज घूमते हुए बच्चों के पास आना, यह भी मानवीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। साथ साथ यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। सुनहले सूरज, यहाँ पर स की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश की भाषागत टिप्पणी, विशेषता पर टिप्पणी करें। तो कवि ने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है। मैंने आपको स्पष्ट किया है लाक्षणिक भाषा अर्थात जिसमें केवल शब्द के अनुसार अभिप्राय न निकले, हमें उस शब्दों के, उस कविता के भाव के अनुसार अभिप्राय लगाना है। जैसे खतरनाक, दुहल, सुनहले, तेज, बेचैन आदि इन सभी विशेषणों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। मिश्रित शब्दावली है। यहाँ पर मुक्त छंद है अर्थात छंद में किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। दृश्य बिंबों का ढेर है, जैसे छतों के खतरनाक किनारे, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है, बेचैन पैरों के पास, साइकिल का तेज चलाना आदि ये सभी दृश्य बिंब के उदाहरण है। पतंग कविता का प्रतिपाद्य बताइए, यह आपको स्वयं करना है। यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। प्रश्न 2, शरद ऋतु और भादो ऋतु में अंतर स्पष्ट कीजिए। हम कविता के प्रारंभ में पढ़ चुके हैं यह। तीसरा, शरद ऋतु के आगमन के प्रति कवि की कल्पना अनूठी है, स्पष्ट कीजिए। चौथा, हल्की रंगीन पतंगों और बाल मन की समानताएं स्पष्ट कीजिए। तो उम्मीद है आपको यह पूरी कविता बहुत अच्छी लगी होगी।